नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम की कहानी सम्स पर। आज की दिल दहला देने वाली वारदात मध्य प्रदेश के उज्जैन से है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 13 अगस्त साल 2020 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में नानाखेड़ा बस स्टैंड के नजदीक होटल नटराज की तीसरी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 303 में एक वेटर खाली कप और प्लेट लेने के लिए जाता है। उसने कमरा नंबर 303 के दरवाजे की डोरबेल बजाई, लेकिन न तो कमरे से कोई जवाब आया और न ही किसी ने दरवाजा खोला। वेटर ने बार बार बेल बजाई, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो परेशान होकर वह भागता हुआ होटल मैनेजर दुर्गेश के पास पहुंचा। होटल मैनेजर दुर्गेश उस समय रिसेप्शनिस्ट से बातें कर रहा था। वेटर काफी घबराया हुआ दिख रहा था। उसने मैनेजर को देखते ही कहा, सर, कमरा नंबर 303 का दरवाजा नहीं खुल रहा। मैंने कई बार डोरबेल बजाई और दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन न तो अंदर से कोई दरवाजा खोल रहा है और न ही किसी की आवाज सुनाई दे रही है। वेटर की बात सुनकर मैनेजर कुछ कहता उससे पहले ही रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, मैडम तो कमरे में ही है, लेकिन उनका साथी किसी काम से बाहर गया हुआ है। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वह युवक बाहर जाते समय कहकर गया था कि मैं थोड़ी देर में आता हूं, तब तक मैडम का ख्याल रखना। लेकिन उसे गए हुए काफी देर हो चुकी थी और वह अभी तक वापस नहीं आया था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैं अभी उसे फोन करता हूं। इसके बाद उसने विजिटर्स रजिस्टर में कमरा नंबर 303 के कस्टमर का फोन नंबर देखा और उस पर फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। उसने कई बार फोन लगाने की कोशिश की, मगर हर बार फोन बंद ही मिला। रिसेप्शनिस्ट ने यह बात मैनेजर दुर्गेश पटेल को बताई। मैनेजर दुर्गेश को भी यह बात अजीब लगी। इसके बाद वे तुरंत वेटर और रिसेप्शनिस्ट को साथ लेकर कमरा नंबर 303 पर पहुंचे। मैनेजर ने दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब काफी प्रयास के बाद भी अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। मैनेजर ने रिसेप्शन पर रखी डुप्लीकेट चाबी मंगवाई। जैसे ही दरवाजा खोला गया, वहां का दृश्य देखकर तीनों के होश उड़ गए। कमरे में बेड पर उस लड़की की लाश पड़ी थी जो उस लड़के के साथ आई थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। ये देखकर मैनेजर दुर्गेश की हालत बिगड़ गई। तीनों समझ गए कि उस लड़की के साथ आने वाले व्यक्ति ने ही उसका कत्ल किया होगा और फरार हो गया होगा। होटल नटराज, जो एक प्रसिद्ध होटल था, के मालिक एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। इधर जब होटल के अन्य ग्राहकों को हत्या की जानकारी मिली तो वे भी कमरा नंबर 303 के सामने जमा होने लगे। हालात बिगड़ते देख मैनेजर दुर्गेश ने तुरंत नानाखेड़ा पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस और फॉरेंसिक टीम होटल पहुंच गई। कमरे का दृश्य बेहद भयावह था। पुलिस ने देखा कि लड़की की उम्र लगभग 20 से 22 साल थी। उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया था। जांच के दौरान पुलिस ने होटल स्टाफ से पूछताछ की। मैनेजर दुर्गेश ने बताया कि लड़की एक युवक के साथ आई थी जिसकी उम्र 23 से 24 साल के आसपास रही होगी। वह युवक जाते समय कहकर गया था कि थोड़ी देर में आता हूं। लड़की के पास एक कैरी बैग भी था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे कॉलेज के छात्र हो सकते हैं। मैनेजर दुर्गेश ने बताया कि उन दोनों ने होटल में शाम तक रहने के लिए कमरा बुक किया था। कमरा बुक करते समय उन्होंने खुद को पति पत्नी बताया था। इसके बाद वे दोनों कमरा नंबर 303 में चले गए। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि करीब 1.5 घंटे बाद वह लड़का ये कहकर होटल से बाहर निकला था कि वह किसी काम से जा रहा है, मैडम अंदर ही आराम कर रही हैं, तुम उनका थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद जब एक वेटर नाश्ते की चाय और प्लेट लेकर कमरा नंबर 303 में गया तो लड़की ने दरवाजा नहीं खोला। इस पर होटल मैनेजर ने कमरे की दूसरी चाबी मंगवाकर दरवाजा खोला। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों का नाम और पता पूछा तो मैनेजर ने विजिटर्स रजिस्टर लाकर पुलिस के सामने रख दिया। पुलिस ने उस रजिस्टर में उन दोनों का नाम और पता चेक किया। आमतौर पर इस तरह की वारदात करने वाले लोग अपना नाम और पता सही नहीं लिखवाते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। उन दोनों ने होटल में अपना नाम और एड्रेस बिल्कुल सही बताया था, जिसमें लड़की का नाम तनु परिहार और लड़के का नाम सुभाष पोरवाल लिखा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों के परिवार वालों को इस वारदात की जानकारी दी और उन्हें तुरंत होटल नटराज पहुंचने को कहा। इस दुखद घटना की खबर मिलते ही दोनों के परिवार वाले भागते भागते होटल नटराज पहुंचे। लेकिन जैसे ही तनु के परिवार वालों की नजर अपनी बेटी के शव पर पड़ी, वे जोर जोर से रोने लगे। तनु परिहार, जो घर की सबसे बड़ी बेटी थी, की हत्या ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। किसी तरह पुलिस और होटल के स्टाफ ने तनु के घर वालों को संभाला और उन्हें तसल्ली देकर चुप कराया। पुलिस ने तनु के शव का मुआयना किया। उसके गले पर एक गहरा निशान था, जबकि उसके पेट पर 3 गहरे घाव थे जो किसी तेज धार वाले हथियार से किए गए थे। छानबीन के बाद तनु के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद तनु की मां आशा देवी के कहने पर सुभाष पोरवाल के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करके जांच शुरू की गई। तनु के परिवार वालों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने सुभाष के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया। जनता और मीडिया के दबाव के कारण पुलिस ने तेजी से मामले की जांच शुरू की।
साइबर सेल की मदद से मात्र 24 घंटे के भीतर सुभाष की लोकेशन का पता लगाया गया, जो आगरा में पाई गई। इसके बाद नानाखेड़ा पुलिस ने आगरा पुलिस की मदद से सुभाष पोरवाल को गिरफ्तार किया और फिर उसे नानाखेड़ा पुलिस स्टेशन लाकर कड़ी पूछताछ की। सुभाष शुरू से ही बिगड़ल और आवारा किस्म का लड़का था। उसने मुश्किल से 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। इसके बाद उसने अपने पिता आत्माराम पोरवाल की तरह ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। सुभाष न्यू इंदिरा कॉलोनी में रहता था और उसके घर के सामने ही तनु परिहार अपने परिवार के साथ रहती थी। तनु के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसके परिवार में उसकी मां आशा देवी और 2 छोटे भाई थे। पिता की मृत्यु के बाद तनु की मां आशा देवी ने मेहनत मजदूरी करके बच्चों की परवरिश की। तनु बीकॉम सेकंड ईयर की छात्रा थी। वह एक सुंदर और मिलनसार स्वभाव की लड़की थी। तनु और सुभाष के घर आमने सामने होने के कारण वे बचपन से एक दूसरे को जानते थे। जब तनु बड़ी हुई तो सुभाष मन ही मन उसे प्यार करने लगा। वह तनु के करीब आने के लिए अक्सर अपने ऑटो का इस्तेमाल करता था। जब तनु कॉलेज जाती थी तो सुभाष पहले से ही अपना ऑटो लेकर उसके इंतजार में खड़ा रहता था। वह उसे कॉलेज ले जाता और वापस घर छोड़ देता। धीरे धीरे तनु भी सुभाष से प्यार करने लगी। इसके बाद मौका मिलने पर वे दोनों साथ घूमने जाते। उनका प्यार गहराता गया और वे शादी के सपने देखने लगे। 9 जुलाई 2020 को उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद 23 जुलाई को चिंतामन गणेश मंदिर में पूरी रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। सुभाष के परिवार ने शादी को स्वीकार कर लिया, लेकिन तनु अपने परिवार को बताने का साहस नहीं जुटा पाई। शादी के बाद उसे पछतावा होने लगा, क्योंकि अब उसे अपनी मां का प्यार और पिता की मृत्यु के बाद उसके लिए उसकी मां का जीवन भर का संघर्ष याद आ रहा था। अपनी मां की कुर्बानी के सामने तनु को अब सुभाष का प्यार कम लगने लगा था। उसकी मां ने उन तीनों भाई बहनों को बहुत कठिनाइयों से पाला था। इन सब चीजों को देखकर वह अपनी मां के साथ धोखा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने शादी का राज अपनी मां से छिपाए रखना ही सही समझा। इधर अब सुभाष से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वह तनु के साथ शादीशुदा जीवन गुजारना चाहता था। इसलिए वह तनु पर साथ रहने के लिए दबाव बनाने लगा। लेकिन जब शादी के बाद भी तनु उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुई तो सुभाष के सब्र का बांध टूट गया। उसने तनु के खिलाफ एक खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर दिया। इधर जब तनु को यह पता चला कि उसकी मां उसके लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता तलाश कर रही है तो उसे लगा कि मां का दिल दुखाना ठीक नहीं। लेकिन जब सुभाष को पता चला कि तनु की मां तनु के लिए लड़का तलाश कर रही है तो उसे तनु पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि तनु जब पहले से ही शादी कर चुकी है तो फिर वह किसी और से दूसरी शादी कैसे कर सकती थी। इसके बाद सुभाष ने तनु को समझाने की बहुत कोशिश की। वह तनु के सामने हाथ जोड़ता है, उसकी मिन्नतें करता है और उसे अपनी शादी का वास्ता भी देता है। लेकिन तनु सुभाष की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। 13 अगस्त यानी घटना वाले दिन सुभाष का मन बहुत ही उदास था। वह एक बार तनु से मिलकर उसका आखिरी फैसला सुनना चाहता था। उस दिन सुभाष ने यह भी तय कर लिया कि अगर इस बार तनु ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया और अगर तनु ने किसी और से शादी करने की बात कही तो वह उसे खत्म कर देगा, क्योंकि वह चाहता था कि अगर तनु उसकी नहीं हो सकती तो वह किसी और की भी नहीं होगी। इसके लिए सुभाष ने होटल नटराज को चुना। होटल नटराज में कमरा खाली है कि नहीं, ये जानने के लिए उसने अपना नाम विकास बताकर पहले होटल मैनेजर दुर्गेश पटेल से बात की। इसके बाद सुभाष ने तनु को मैसेज करके कहा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उस दिन तनु ने भी सोचा कि आज सुभाष से मिलकर वह इस मामले को खत्म कर देगी। इसके बाद तनु ने अपना कोचिंग बैग और एक पानी की बोतल ली और अपनी मां से कोचिंग जाने की बात कहकर सुभाष से मिलने के लिए निकल गई। इधर सुभाष ने एक दिन पहले ही मार्केट से जो चाकू खरीदा था वह उसे लेकर तनु से मिलने के लिए निकल गया। इसके बाद वह तनु को उसके घर के सामने से ही ऑटो में बिठाकर पहले होटल नटराज ले गया। वहां उन्होंने होटल में कमरा बुक किया। फिर वे दोनों कमरा नंबर 303 में चले गए। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले सुभाष ने चाय और नाश्ता मंगवाया। चाय पीने के दौरान ही सुभाष ने तनु के साथ फिर से अपनी शादी को लेकर बात करनी शुरू कर दी। लेकिन बात करते करते उन दोनों में बहस होने लगी और यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। जहां तनु अपनी शादी को लेकर अपनी मां के फैसले को आखिरी फैसला बताते हुए अपनी बात पर अड़ी हुई थी, वहीं सुभाष भी गुस्से में आकर कहता है, जब तुम मेरे साथ 2 बार शादी कर चुकी हो तो फिर तुम तीसरी बार किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। तनु सुभाष को समझाते हुए कहती है कि वह शादी हम दोनों की बहुत बड़ी भूल थी। तनु ने सुभाष से कहा, अब मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी मां ने मेरे पिता के बगैर बड़ी मुश्किलों से हमारी परवरिश की है। मैंने पहले ही अपनी मां से छुपकर तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहकर दोबारा गलती नहीं करना चाहती। तनु ने कहा, मैं अपनी मां को और दुखी होते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए अब अपनी मां की पसंद के लड़के से शादी करूंगी। ये बात सुनकर सुभाष भड़क जाता है। सुभाष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था।
उसने कमरे में टहलते हुए तनु से कहा, तो क्या हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएं? इस बात पर तनु ने गर्दन झुकाते हुए कहा, हाँ सुभाष, हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा। लेकिन सुभाष ने चाकू निकालते हुए तनु से कहा, तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी। इतना कहते ही सुभाष ने तनु का गला रेत दिया। वार इतना तेज था कि तनु की आधी गर्दन कट गई। तनु चीखते हुए बेड पर गिरी। उसके बेड पर गिरते ही सुभाष ने उसके पेट पर कई बार वार किए। तनु कुछ देर तड़पती रही और फिर उसका शरीर हमेशा के लिए शांत हो गया। सुभाष ने जब देखा कि तनु का शरीर ठंडा पड़ चुका है तो उसने तनु का फोन उठाया और काम का बहाना बनाकर होटल से बाहर निकल गया। वहां से निकलकर वह अपने ऑटो से पहले सजापुर बस अड्डे पर पहुंचा। फिर वहां से बस पकड़कर वह अपनी मौसी के घर आगरा चला गया। सुभाष पोरवाल से पूछताछ के बाद पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू, तनु का मोबाइल फोन और ऑटो रिक्शा को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने सुभाष पोरवाल के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। केस अभी भी कोर्ट में है और अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। जैसे ही इस केस पर कोई फैसला आएगा तो हम आपको कम्युनिटी पोस्ट के जरिए बता देंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि देश दुनिया में हो रही ऐसी घटनाओं से आप लोगों को जागरूक और सावधान करना है। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।